हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश हनीड्यू बुक का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो ये वीडियो है ये ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर की एक शॉर्ट समरी है। अगर आपको डिटेल्ड में ये चैप्टर पढ़ना है, लाइन वाइज एक एक लाइन का मतलब जानना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर एक पहले से ही वीडियो अपलोडेड है जो कि डिटेल्ड वीडियो है, उसको जा करके देखें। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में हमें बिफोर यू रीड दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि इस चैप्टर में 1757 से 1857 तक भारत की जो स्थिति थी उसको दर्शाया गया है। वो भी किसकी मदद से? स्पीच बबल्स और पिक्चर की सहायता से। बच्चों, स्पीच बबल कहते हैं ऐसे ही जो एरो करके और ये क्लाउड सा बना देते हैं। एक व्यक्ति क्या कह रहा है वो उसके सेंटेंसेस यहाँ लिखे होते हैं ना, इस तरीके से जो इमेजेस होती हैं उसको स्पीच बबल्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये राजा क्या कह रहा है, इस तरीके से बना है, तो इसे ही स्पीच बबल कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को पिक्चर्स और स्पीच बबल्स की सहायता से दिखाया गया है और इसमें भारत की जो 1757 से 1857 तक की जो स्थिति थी उस स्थिति को दिखाया गया है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि हमारा देश जो है वो करीब 200 साल तक गुलाम रहा अंग्रेज़ों का। हम लोगों को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी ना, और अंग्रेज़ जो है वो भारत 1757 में आ गए थे। तब से लेकर के 1947 तक उन्होंने भारत को बहुत ही प्रताड़ित किया, यहाँ के लोगों को अलग अलग तरीके से दबाया और उनको लूट करके अपने आप को रिच किया। तो बच्चों, इसी की स्थिति के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। इस चैप्टर को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों, और जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है द मटायर्स। मटायर्स का मतलब होता है बच्चों शहीद, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और हमारे देश को आज़ाद कराया। तो ये जो पहला पिक्चर है बच्चों, ये जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो दिल्ली में जब उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा था, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी वगैरह बैठे हैं और दिल्ली में ये सेलिब्रेशन चल रहा है। तो हमारे देश की मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी उन शहीदों को अर्पित करते हुए एक गाना गा रही हैं, जो कि आपने सुना ही होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों, जो पार्ट 1 है बस वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसमें सिर्फ हमारा जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था उसके बारे में ही दिखाया गया है। तो चलिए बच्चों, पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 में बच्चों द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट नाम है इसका, जो कि 1757 से 1849 तक की स्थिति को दिखाता है। तो बच्चों, जो भारत में जब ब्रिटिश लोग आए तो देखिए उनका कब्जा सिर्फ यहाँ थोड़े से पार्ट में, जो पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है, सिर्फ इस थोड़े से पार्ट में उनका कब्जा था। लेकिन जो प्रिंस लोग थे वो लोग बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे। उन लोगों को मतलब नहीं था कि ये लोग जो है अंग्रेज़ वो हमारे वास्तव दुश्मन हैं, उनसे उन्हें लड़ना चाहिए। ये लोग बस क्या करते थे, जो हमारे देश के राजा होते थे वो लोग दूसरे राजाओं को, अपने ही देश के दूसरे राजाओं को हराने के लिए इन लोगों की, दुश्मनों की मदद लेते थे। और इसके बदले में जो ब्रिटिश लोग हैं जब इनकी मदद करते थे तो उसके बदले में वो उनसे बहुत सारा लगान लेते थे और उनसे उनकी ज़मीनें मांगते थे कि अगर हम आपको जिता देंगे, दूसरे राजा को हरा देंगे, तो आपको हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, इतनी ज़मीन देनी पड़ेगी। और ये राजा लोग जो है वो ईजिली एग्री कर जाते थे इस बात पे। वो ये नहीं सोचते थे कि ये लॉन्ग टर्म में चल के ये हमारे लिए नुकसानदायक बनेंगे और यही अंग्रेज़ हमारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन सारे राजा जो थे वो ऐसे नहीं थे। कुछ राजा जैसे कि टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के राजा थे, वो बहुत ही उन्होंने टफ फाइट करी अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया। जो अमीर अमीर लोग थे, जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे भारत के, वो लोग अंग्रेज़ों को अपना हितकर समझते थे, अपना हितैषी समझते थे, अपने लिए अच्छा समझते थे, अपना फ्रेंड समझते थे। वो सोचते थे कि इनकी वजह से हमें राजाओं को ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। उन्हें लगता था कि हम अंग्रेज़ों को सिर्फ थोड़ा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके वो अंग्रेज़ लोग जो हैं वो स्ट्रांग बनते चले जा रहे थे। जबकि जो इंडिया के आम लोग हैं उन्हें ये लगता था कि जो हमारे देश के राजा हैं हम उनकी प्रजा बन के रहें, ये बेहतर है, बजाय इसके कि हम ब्रिटिश लोगों के गुलाम बने। तो देखिए अमीरों और गरीबों की सोच में कितना फ़र्क था। पार्ट 2 बच्चों यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर पार्ट 3 जो है वो ब्रिटिश रूल के बारे में 1765 से 1836 तक की स्थिति को दर्शाता है। तो बच्चों, उस दौरान धार्मिक गुरु होते हैं उनका बहुत ही बोलबाला था, लोग इनकी बातों पर बहुत विश्वास किया करते थे। ऐसे ही पहले के ज़माने में भी बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो प्रचलित थे।
जैसे कि लोग ना छुआछूत को बहुत मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों को उनको छूना नहीं चाहिए, और नीची जाति के लोगों को वो लोग बहुत ही बुरा भला कहते थे और उनको बहुत ही प्रताड़ित किया करते थे। इसके अलावा छोटे बच्चों की शादी कराना बहुत ही प्रचलित था। इसके अलावा वो लोग औरतों पर बहुत ही अत्याचार करते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, औरतों की वजह से होते हैं। और ब्रिटिश लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। ब्रिटिश लोग कहते थे कि इंडिया के लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उनको, और ये लोग बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। इनके ऊपर ईमानदार नहीं होते, इनके ऊपर ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। और देखो, ब्रिटिश लोगों को हमारे ही देश के कुछ लालची लोग अपने थोड़े से फ़ायदा के लिए भारत में जो भी उनके खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ स्ट्रेटजीज चल रही होती थी, उनको जा कर के बता दिया करते थे। और ब्रिटिश लोग इन्हीं लोगों की वजह से हमें जो है डिसऑनेस्ट समझते थे। इसके अलावा ब्रिटिश लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। आपने लगान मूवी में देखा होगा ना, कितना सारा टैक्स लेते थे लोगों से, और लोगों को बोलते थे कि अभी आपने कम टैक्स दिया है, आपको और टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपकी ज़मीन जो है वो कब्जा कर लेंगे और आपको यहाँ से भगा देंगे। और लोग मजबूर होकर के या तो उनको एक्स्ट्रा टैक्स देते थे या फिर अपनी ज़मीन ही छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। और इस तरीके से ब्रिटिश लोग जब उनका मन नहीं भरता था तो वो और भी अलग अलग तरीके के आइडियाज़ लेकर के आते रहते थे इंडिया के लोगों से और टैक्स लेने के लिए। वो लोग जो ब्रिटेन में बनने वाला सामान था उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, मतलब कोई टैक्स नहीं लगाते थे, जिससे बाहर के देश का जो सामान था वो सस्ते में बिकता था और इंडिया के देश का सामान महंगे में बिकता था। तो जो लोग इंडिया के गरीब लोग थे वो लोग सस्ता सामान समझ करके बाहर का ही सामान लेने में मजबूर हो जाते थे। इसकी वजह से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो ब्रिटिश लोगों को मिलता था, और साथ में जो इंडिया के गरीब जो व्यापारी लोग थे बेचारे और गरीब हो जाते थे, इतने गरीब हो जाते थे कि उन्हें स्टारवेशन से, भूखमरी से मरने तक की नौबत आ जाती थी। तो बच्चों, पार्ट 3 वहीं खत्म हो जाता है। फिर पार्ट 4 में राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, ये बंगाल के रहने वाले इंसान थे। इनका मानना था कि जो भारत में जितनी भी बुराइयां हैं ये सारी सुपरस्टिशंस की वजह से हैं, जो हम लोग अंधविश्वास करते हैं और फालतू की जो भी बातें हैं उनको मानते हैं। इसकी वजह से ही लोग हमारे अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते हुए हमें प्रताड़ित करते हैं और हमें परेशान करते हैं। इनका मानना था कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें लोगों को सिखानी चाहिए और नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होनी चाहिए। और इसी वजह से यही बात सिखाते हुए उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया ताकि वो लोगों को अच्छी बातें, साइंटिफिक बातें और मॉडर्न और टेक्निकल बातें सिखा सकें। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने चिढ़ के मारे इनका जो न्यूज़पेपर जो है वो बंद कर दिया था। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और ब्रिटेन जाकर के उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट में ब्रिटिश लोगों को बताया कि हम लोगों ने अगर आपकी गुलामी एक्सेप्ट करी है, अगर हम लोग आपको रूलर मानते हैं अपना, तो आप भी हमें अपनी अच्छी प्रजा की तरह ट्रीट करें और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। ये उस जमाने में बच्चों बहुत ही हिम्मत की बात होती थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो बच्चों, पार्ट 4 वहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 5 में हमें ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। बच्चों, ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव डालना और प्रताड़ित करना। तो 1765 से 1835 तक की स्थिति में दिखाया गया है यहाँ पे। इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने एक रूल बनाया था जिसके हिसाब से अगर कोई भी इंडियन अगर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उन्हें बिना किसी कार्रवाई के सीधा जेल में डाला जा सकता है और लंबे समय तक आपको जेल में रख सकते हैं। इस तरीके से जो ब्रिटिश लोग थे वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबा दिया करते थे और वो भारत में करीब 7 करोड़ का व्यापार उस जमाने में किया करते थे। बच्चों, 7 करोड़ तो आज के ज़माने में भी एक बहुत ही बड़ी रकम है और उस ज़माने के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा रकम है जो कि वो लोग इंडिया से लूट करके अपने देश में, ब्रिटेन में ले जाया करते थे। उन्होंने भारत की जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसको तो बिल्कुल ही तबाह करके रख दिया था, क्योंकि भारत का जो खादी का कपड़ा और कॉटन का कपड़ा था, लोग उसको महंगा होने की वजह से खरीद नहीं पाते थे। बच्चों, पार्ट 5 भी वहीं ख़त्म हो जाता है। पार्ट 6 में हमें डिससेटिस्फेक्शन के बारे में बताया गया है कि अब धीरे धीरे जो है वो लोगों के मन में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष जागने लगता है। बच्चों, ब्रिटेन के जो लोग थे वो लोग बहुत चालाक थे। ब्रिटिश लोग वो हमसे सिर्फ छोटे मोटे काम जैसे कि ड्राइवर का काम, पियोन का काम और गार्डनर का काम, इस तरीके का काम हमसे करवाया करते थे। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो हमें क्लर्क की जॉब तक दिया करते थे। हम लोग उनके अच्छे नौकर बन सके
इसलिए उन्होंने हमें थोड़ी सी इंग्लिश सिखाई ताकि वो लोग हमें कुछ भी आदेश दें तो हम उसको समझ सकें और उनका अच्छे नौकर की तरह उनका कहना मान सकें। लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम का ये फ़ायदा हुआ कि कुछ लोग हमारे देश के काफ़ी समझदार पैदा हुए, उन्हें पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने समझा कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है और उठाया जा सकता है। और उन लोगों ने फिर वो नई जनरेशन के लोगों ने फिर ब्रिटेन में जा कर के हमारी जो भी प्रताड़ना थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। देखिए बच्चों 1856 आते आते भारत में जो ब्रिटेन लोगों का कब्जा था वो देखिए कितना बढ़ता चला जा रहा है। ये पिंक पोर्शन जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ 100 साल के ही गैप में ये उन्होंने हमारे भारत में लगभग पूरे भारत में कब्जा कर लिया है। बच्चों देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चित्र में कि किस तरीके से आम लोग जो हैं अब वो लोग ब्रिटेन के लोगों की बुराई करना शुरू कर चुके हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे राजाओं को अपना कठपुतली बना रखा है, हमारी जॉब छीन ली है, हमारी ज़मीनें छीन ली हैं, हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ज़बरदस्ती। और लोग कह रहे हैं कि अब हम बस बात नहीं कर सकते, अब हमें उनके खिलाफ कुछ आवाज़ उठानी पड़ेगी और उनको बाहर भगाना पड़ेगा। बच्चों पार्ट 6 भी वहीं ख़त्म में हो जाता है। पार्ट 7 का नाम द स्पार्क्स है। इसका मतलब अब चिंगारी थोड़ी सी उठ गई है। बंगाल में जो उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने एक नया कानून लेकर के आए जिसकी वजह से बंगाल के जो किसान लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने वहाँ पर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हत्याकांड मचा दिया। उनको सरेआम मारने लग गए और उनके आदेश लेने से मना करने लग गए। इसके साथ साथ ही बच्चों यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ब्रिटेन के जो फौज थी उसमें इंडिया के बहुत सारे लोग काम किया करते थे। तो उनके मन में भी जो है वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो है वो आक्रोश की भावना जाग गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज सोल्जर्स थे उनको तो रहने के लिए घर दिया जाता था, नौकर चाकर दिए जाते थे, जबकि इनको बहुत ही थोड़ा सा प्रमोशन, थोड़ी सी सैलरी दी जाती थी। तो इन लोगों का कहना था कि अब अंग्रेज़ों ने जो है वो हद पार कर दी है और हमारा बहुत ही बुरे तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें अब इन्हें बाहर भगाना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, ब्रिटिश लोगों को बाहर भगाने के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं आम जनता के साथ। आम जनता के साथ अब सैनिक भी इस लड़ाई में जुड़ चुके होते हैं। और जो लोग ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नहीं थे, जब उनको ये पता चलता है कि जब ये लोग लड़ाई करने जाते हैं, जब भारत के जो सोल्जर्स हैं जब लड़ाई करने जाते हैं तो इन्हें जो कारतूस को फाड़ना पड़ता है मुंह से, वो जो कारतूस है, वो जो बम है, वो जो बंदूक है, उसका जो मांस है वो गाय के मांस और सुअर के मांस से बना होता है, तो उन्हें मुंह से फाड़ना पड़ता है। तो हिंदू लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें गाय का मांस उन्होंने खिलाया, और मुस्लिम लोग गुस्सा हो जाते हैं कि उन लोगों ने उन्हें सुअर का मांस खिलाया। और इस तरीके से बाकी लोग भी हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने पर उतर आते हैं। गांव-गांव में संदेशा पहुंचने लगता है कि अब हम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, जो जो साथ देना चाहता है वो हमारे साथ आ जाए। बच्चों पार्ट 7 वहीं ख़त्म हो जाता है। पार्ट 8 में रिवॉल्ट के बारे में है, यानी कि अब सीधी लड़ाई पर बात आ गई है। तो मेरठ में एक बहुत ही बड़ा आउटब्रेक होता है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एकदम सामने से आकर के मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वो लोग सारे के सारे जो है झुंड बना करके महाराज बहादुर शाह के दरबार में आते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई करो और हम सारे लोग जो हैं आपका साथ देंगे उनको बाहर भगाने में। और इस तरीके से जो लड़ाई है वो पूरे देश में फैल जाती है। जो अभी तक तो सिर्फ आम जनता और सैनिक ही ब्रिटिश लोगों के खिलाफ थे, अब बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी जिससे कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी काफ़ी सारी ज़मीन उन्होंने कब्जा कर ली थी ज़बरदस्ती, इलीगल तरीके से। तो जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे उनके मन में भी उनके खिलाफ जो है आक्रोश की भावना आ गई थी और वो लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। तो बच्चों पार्ट 8 वहीं ख़त्म में हो जाता है। पार्ट 9 में द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 के बारे में बताया गया है। तो बच्चों 1857 में आपने सुना ही होगा कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है पहली लड़ाई लड़ी गई एक बहुत ही बड़े लेवल पे। इसमें बेगम हज़रत महल जो है लखनऊ की वो भी शामिल थी, क्योंकि उनका राज भी ब्रिटिश लोगों ने छीन लिया था। इसके अलावा जो मौलवी अहमदुल्ला हैं, फैज़ाबाद के बहुत ही फेमस लीडर हैं, वो भी इस लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह से लोग जो हैं वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने पेशवा नाना साहब को अपना लीडर बना रखा था इस लड़ाई के दौरान। और देखिए बच्चों अजीमुल्ला आपको पता चल रहा होगा कि मुस्लिम लीडर हैं और पेशवा नाना साहब एक हिंदू लीडर हैं। यहाँ पे देखिए हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सब लोग ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एकदम से लड़ाई में
सामने आ गए। ये यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि जो कुंवर सिंह है बिहार से, वो 80 साल के हैं और उन्होंने फिर भी के आज़ादी के लिए ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई करी। और जब उनको गोली लग जाती है तो वो जो गोली होती है ना बच्चों, उस जमाने की जो गोली हुआ करती थी वो ऐसी थी कि अगर लग जाती थी किसी इंसान को तो तुरंत ही शरीर में इन्फेक्शन फैला दिया करती थी, जिससे इंसान की जल्द ही मौत हो जाती थी। तो इन्होंने अपना हाथ जो है वो काट करके गंगा में बहा दिया ताकि वो थोड़ी देर और जो है ब्रिटिश लोगों से लड़ सकें और उनके बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के मन में जो है आक्रोश की भावना थी। ये चैप्टर बच्चों था तो लिटरेचर का, लेकिन यहाँ पे हमें हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। अगर ये आपको ये चैप्टर एक बार डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ताकि हम जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आएँ तो वो वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू बच्चों।